वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेना 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। एन आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज नोन एज। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी का प्रकोप उसे क्या कहा जाता है। पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी के प्रकोप को क्या कहा जाता है। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। डीएसएसबी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा, इपोर्निथिक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। पक्षी आबादी में होने वाली बीमारी की जो प्रकोप होता है उसे इपोर्निथिक कहा जाता है। अब यहाँ पे अब एक्सप्लेन देख लेते हैं। इपोर्निथिक पक्षियों में होने वाली एक महामारी है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां पक्षियों की आबादी में बीमारी का प्रकोप होता है। इसके कारण बहुत सारे पक्षी क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह मनुष्यों में होने वाली महामारी के समान होती है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और कई बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। तो बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास दी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज निषेध अधिनियम पारित किया था। तो बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। डीएसएसबी स्टॉपनर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए 2019 में ये भी पूछा गया था। तो जल्दी से बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर। भारत सरकार ने दहेज निरोधी अधिनियम, ठीक है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। 1961 में, 1961 में इन्होंने ये एक्ट पारित किया था। दहेज के लेन देन पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन। दहेज निषेध अधिनियम 1 मई 1961 में अधिनियमित किया गया था, जिसका उद्देश्य दहेज देने या फिर प्राप्त करने से रोकना था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने देने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। आइसोलेशन ऑफ अ चाइल्ड विद मीजल्स बिलोंग्स टू विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन किस स्तर की रोकथाम है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर। देखिए एनवीएस स्टॉपनर में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे ये प्राइमरी प्रिवेंशन है, ठीक है, प्राथमिक प्राइमरी प्रिवेंशन है, रोकथाम है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। खसरे से पीड़ित बच्चे का जो आइसोलेशन है किस स्तर की रोकथाम होता है, यहाँ पे प्राइमरी प्रिवेंशन के अंतर्गत आता है ये। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। खसरे से पीड़ित बच्चे का आइसोलेशन रोकथाम के प्राथमिक स्तर से संबंधित है। खसरा एक संक्रामक वायरल बीमारी है जो आमतौर पर पूरे शरीर में थकान और सांस के फूलने का कारण बनती है। खसरा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर अन्य व्यक्ति को भी हो सकता है, इसलिए अलगाव जरूरी होता है, आइसोलेशन जरूरी होता है। खसरा के लक्षण संपर्क में आने के 10 से 14 दिनों तक प्रकट नहीं होते हैं। खसरा के जो लक्षण है वो संपर्क में आने से 10 से 14 दिनों तक प्रकट ही नहीं होते हैं। इसके लक्षणों में खांसी, नाक का बहना, आँखों में जलन, गले में खराश, बुखार और त्वचा पर लाल चकत्ते भी शामिल हैं। ठीक है, ये आपके खसरा के लक्षण हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। देखिए न्यू स्टॉप टीबी स्ट्रेटजी इज। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर। नई स्टॉप टीबी रणनीति कौन सी है। बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर। देखिए आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, डॉट्स। ठीक है, डॉट्स का पूरा नाम क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट थेरेपी। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। ठीक है, डॉट शब्द का उपयोग प्रत्यक्ष प्रेषित थेरेपी के लिए किया जाता है। ठीक है, जो डॉट्स है, ठीक है, डायरेक्ट
ऑब्जर्व थेरेपी के अंतर्गत किया जाता है। या टीबी रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की एक मुख्य योजना है। या टीबी को रोकने के लिए अर्थात ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी को रोकने के लिए तपेदिक हो जाता है, उसको रोकने के लिए WHO की एक मुख्य योजना है। WHO ने 1998 में MDR टीबी के उपयोग के लिए डॉट्स प्रोग्राम का विस्तार किया, जिसे डॉट्स प्लस कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1993 में टीबी को वैश्विक स्वास्थ्य आपात घोषित किया तथा वर्ष 2006 में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप ने टीबी को रोकने के लिए एक वैश्विक कार्य योजना विकसित की, जिसका लक्ष्य इसकी शुरुआत में वर्ष 2015 के बीच में 14 मिलियन जीवन को बचाना था। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। WHO ORS पैकेट इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। WHO ORS पैकेट में इनमें से किस तत्व को छोड़कर से सभी खनिज तत्व विद्यमान होते हैं, बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें। देखिए RPSC स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से सभी तत्व जो है वो मौजूद होते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़कर ये सभी तत्व आपके ORS पैकेट में मौजूद होते हैं। सोडियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, बट आपका कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट या फिर सॉल्यूशन, ठीक है, इसके घोल में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट पाए जाते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं पाया जाता है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, ठीक है, आप जितना ही ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप परफेक्ट होंगे। ठीक है, इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए आपके UPPCS स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, ये मत सोचना कि बहुत समय है अभी, नवंबर एग्ज़ाम तो नवंबर के लास्ट में होना, नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम होना है। ठीक है, लेकिन आप ये सोचकर मत बैठें कि अभी 2 से 3 महीने हैं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मैन मेक्स टू एनी परफेक्ट। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी व्यक्ति अगर प्रैक्टिस करेगा तो वो परफेक्ट होगा। और उस चीज़ को कभी अपना मत समझना जिसके लिए आपने पसीना नहीं बहाया है। ठीक है, उस चीज़ को कभी अपना मत समझना जिस चीज़ के लिए आपने पसीना नहीं बहाया है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, जी जान लगाकर आप मेहनत करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर। गोभी, ठीक है, GOBI, गोभी कैंपेन हैज़ बीन प्रोमोटेड बाई। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। GOBI अभियान किसके द्वारा प्रचारित है। देखिए UPPSC स्टाफ नर्स से पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, कई बार आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन गोभी, और बहुत ज़्यादा ये पूछा भी जाता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, और कई एग्जामों में पूछा गया है, ऐसा नहीं कि UPPSC में पूछा गया है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गोभी किसके द्वारा प्रचारित है। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए गोभी को यूनिसेफ ने प्रसारित किया है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, यूनिसेफ। अब यहाँ पे हम गोभी का पूरा नाम देख लेते हैं कि गोभी क्यों प्रसारित किया गया, गोभी का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप देख लें GOBI का मतलब क्या है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए वर्ष 1982 में गोभी, ठीक है, गोभी अभियान यूनिसेफ के द्वारा चलाया गया है। वर्ष 1982 में जो गोभी था, इस अभियान को यूनिसेफ ने चलाया था 1982 में। यह अभियान प्राथमिक स्तर पर बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए चलाया गया था। यह अभियान 4 बिंदुओं पर केंद्रित था। अब ये कौन कौन से 4 बिंदु हैं। GOBI, ठीक है, गोभी। अब गो मीन्स होता है ग्रोथ मॉनिटरिंग, विकास का आकलन करना। ठीक है, ग्रोथ मॉनिटरिंग। अगला जो बी है आपका, सॉरी वहाँ पे O है आपका। ठीक है, जो आपके चारों पॉइंट हैं O हो गया। इससे होता है ओरल रिहाइड्रेशन, मौखिक पुनर्जलीकरण।
मौखिक पुनर्जलीकरण, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन। अब यहाँ पे बी से होगा आपका ब्रेस्ट फीडिंग, स्तनपान कराना। आई से इम्यूनाइजेशन, प्रतिरक्षा, ठीक है। ये गोभी का पूरा फुल फॉर्म है। गोभी का जो गोभी अभियान जो चलाया था यूनिसेफ ने, ठीक है, ये 4 बिंदुओं पर केंद्रित है जो आपके GOBI हैं, ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपको तो पता ही होगा, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 1982 में चलाया गया था, अभी नहीं चलाया गया, सभी ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो देखिए, आप समय मत गंवाएं, ठीक है। टाइम बिल्कुल भी आपको बर्बाद नहीं करना है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ़ यू स्पॉइल टाइम, टाइम विल स्पॉइल यू, ठीक है। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। इफ़ यू स्पॉइल टाइम, टाइम विल स्पॉइल यू, ठीक है। तो आपको समय बिल्कुल भी नहीं गंवाना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा जी जान लगाकर मेहनत करेंगे उतना ही आप सफलता के करीब होंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉपुलेशन कवर्ड बाय प्राइमरी हेल्थ सेंटर इन हिली रीजन इज। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पर्वतीय क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या को सुविधा प्रदान करता है। देखिए, यूपीपीएससी स्टॉप नर्स में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में, तो ज़रूरी नहीं कि बार बार 2017 में पूछा जाएगा, और पूछा भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, और कई एग्जामों में पूछे जाते हैं ये। इस वजह से आप ये ना सोचें कि नहीं ये 2017 में पूछा गया था तो पूछा ही नहीं जाएगा। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों की बात की गई थी, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्रों की बात की गई थी। तो यहाँ पे 20,000 के पॉपुलेशन पर, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र होता है, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। यहाँ पे 20,000 जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे क्या होता है, 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानक के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में प्रति 20,000 जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। कितनी जनसंख्या पर होना चाहिए? हिली क्षेत्रों पे, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र हैं उन पे 20,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। जबकि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे 30,000 की जनसंख्या पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। लेकिन अगर गौरतलब है कि यदि जनसंख्या 80,000 से 1,20,000 जनसंख्या है तो उसमें क्या होगा, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, मुख्य स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत बार आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। डेथ इन इंडिया इज रजिस्टर्ड विद इन हाउ मैनी डेज। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर किया जाता है। जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। आरपीएससी स्टाफ नर्स से पूछा गया क्वेश्चन है 2010 में, तो जल्दी से बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 21 डेज, 21 दिन, ठीक है। भारत में मृत्यु पंजीकरण कितने दिनों के भीतर होना चाहिए, तो 21 दिनों के भीतर होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेन। प्रत्येक ग्राम पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम मुख्यालय पर स्थित जन्म मृत्यु पंजीकरण कार्यालय में जन्म मृत्यु की सूचना घटना घटित होने के 21 दिवस या 21 दिन की अवधि में परिवार के सदस्य या फिर नज़दीकी रिश्तेदार द्वारा प्रपत्र भरकर देने पर जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इन विच ईयर वाज द पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। देखिए, एनवीएस स्टॉप नर्स से पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। इन विच ईयर वाज दी पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो देखिए, ये 1995 में लॉन्च किया गया था इंडिया में। भारत में पल्स पोलियो जो प्रतिरक्षा कार्यक्रम है ये 1995 में भारत में लॉन्च हुआ था। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। देखिए, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस NID, जिसे आमतौर पर पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, जो सन 1995 में भारत में प्रारंभ किया गया था और प्रत्येक वर्ष के शुरुआती भाग में 2 बार आयोजित किया जाता है। भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक पोलियो उन्मूलन
प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ किया था तथा इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो के टीके ओपीवी की 2 खुराक दी जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। देखिए वर्ष 2014 जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी, ठीक है, ये वही वर्ष है 2014 में ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी इंडिया पे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शायद आप पढ़ भी चुके हैं ये क्वेश्चन। द रोड टू हेल्थ कार्ड इज यूज्ड टू, रोड टू हेल्थ कार्ड का उपयोग निम्नलिखित में किया जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, किस में किया जाता है। आरआरबी स्टाफ से पूछा गया क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। आरआरबी स्टाफ 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, मॉनिटर ग्रोथ, वृद्धि की निगरानी करना। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, वृद्धि की निगरानी करना। आइए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। रोड टू हेल्थ कार्ड का उपयोग वृद्धि की निगरानी करने अर्थात मॉनिटर ग्रोथ के लिए किया जाता है। रोड टू हेल्थ कार्ड बच्चे का औपचारिक मेडिकल रिकॉर्ड है। यह बच्चे के मेडिकल इतिहास, टीकाकरण रिकॉर्ड, विकासात्मक रिकॉर्ड देता है। रोड टू हेल्थ कार्ड अच्छी प्राथमिक देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। विच कंपोनेंट इज लैक इन ह्यूमन मिल्क, गेस करें जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच कंपोनेंट इज लैक इन ह्यूमन मिल्क, कौन सा घटक मानव दूध में नहीं होता है, जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं, गेस करें। एम्स, देखिए एम्स नर्सिंग एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी, मानव दूध में विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। देखिए विटामिन डी घटक मानव दूध में नहीं होता है क्योंकि ये मानव दूध में एक सप्लीमेंट के रूप में होता है। जो आपका विटामिन डी है ये मानव दूध में नहीं होता है क्योंकि ये मानव के दूध में एक सप्लीमेंट के रूप में होता है, प्राकृतिक रूप से नहीं है। विटामिन डी को कैल्शियम के साथ मिलाकर दी जाती है, विटामिन डी को कैल्शियम के साथ मिलाकर दिया जाता है क्योंकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और आईजीए, ठीक है, ये घटक प्राकृतिक रूप से मानव दूध में पाए जाते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर दें। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी इन एडल्ट लीड टू, युवाओं में विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए यहाँ पे एसएसबी डीडी एंड डीएनएच स्टाफ नर्स एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया होगा। यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस भी दिया गया है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया भी दिया गया है, रिकेटस भी दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा राइट होगा, ठीक है। युवाओं में विटामिन डी की कमी से होता है, यहाँ पे एडल्ट की बात की जा रही है, एडल्ट लीड टू, ठीक है। अब यहाँ पे बताएं, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट होगा, ऑस्टियोमलेशिया, अस्थि मृदुता, ठीक है, अस्थियों का मुलायम हो जाना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। अस्थियों का मुलायम हो जाना ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। ये क्या होता है, जो युवाओं में जो एडल्ट होते हैं उनमें ऐसी स्थिति देखने को मिलती है विटामिन डी की कमी से। हालांकि ऑस्टियोपोरोसिस भी आपके ये विटामिन डी की कमी से ही होता है और रिकेटस भी होता है विटामिन डी की कमी से, सूखा रोग होता है, बट ये बच्चों में होता है, जो सूखा रोग होता है ये बच्चों में हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। युवाओं में विटामिन डी की कमी से अस्थि मृदुता, ऑस्टियोमलेशिया अर्थात सूखा रोग होता है। देखिए सूखा रोग ये इसे भी कहा जाएगा अस्थि मृदुलता को, जिसमें कि अस्थियां जो होती हैं इसमें मुलायम हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा अस्थियां मुलायम हो जाती हैं। अस्थि मृदुलता अर्थात ऑस्टियोमलेशिया युवाओं में हड्डी के मुलायम होने को कहा जाता है। यह विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस रोग के होने से
मिनरलाइजेशन, ठीक है, मिनरलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता, मिनरलाइजेशन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तथा आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के आयनों का ठीक तरह से अवशोषण नहीं हो पाता है, ठीक है। इस रोग के होने से जब आपको अस्थि मृदुता हो जाती है, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इस रोग में जो मिनरलाइजेशन होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है तथा आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के जो आयन होते हैं वो ठीक तरह से अवशोषित नहीं हो पाते हैं। रोगियों में अस्थियों का सही प्रकार न बनना, जल्दी थकना, अस्थि मृदुता के सामान्य लक्षण होते हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से गेस करें। देखिए, विच फूड ग्रुप ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक फूड ग्रुप, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। निम्न खाद्य वर्ग में मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीआरपीएफ स्टाफ से पूछा गया क्वेश्चन है 2014 में। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका बी राइट होगा, व्हीट एंड होल ग्रेन्स, गेहूं व मोटे अनाज, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लेते हैं। आहार जीवन का आधार है, जो आहार है वो जीवन का क्या है, आधार है। प्रत्येक प्राणी के जीवन के लिए आहार आवश्यक होता है। मनुष्यों के लिए मुख्य खाद्य वर्ग गेहूं व मोटे अनाज आदि है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द एलिमेंट विच इज एसेंशियल, द एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इज, कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। देखिए RHS MSc नर्सिंग एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जल्दी से गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। कौन सा तत्व इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, क्रोमियम, ऑप्शन सी आपका राइट है, क्रोमियम। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें, क्रोमियम इंसुलिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शायद ही हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो ठीक है, इसे अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, ठीक है। जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें, आंसर को पहले पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें, ठीक है। बहुत से लोग तुक्का लगाने लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तुक्का लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से पढ़ें और समझ लें, ठीक है, और बार बार आप रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें। तो चलिए जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए, जिंक डिफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, जिंक की कमी में एक के अलावा सभी पाया जाता है। वो कौन सा तत्व है जो नहीं पाया जाता, एक ऐसा तत्व कौन सा है जो नहीं पाया जाता, बाकी सभी पाया जाता है। देखिए BHU नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, जिंक की कमी में एक के अलावा सभी पाए जाते हैं, ठीक है। जिंक डिफिशिएंसी इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट होगा, यहाँ पे पुअर विजन, रोशनी की कमी। देखिए कहा गया कि जिंक की कमी में एक के अलावा सभी पाए जाते हैं, ठीक है, एक के अलावा सभी पाए जाते हैं, तो पुअर विजन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डायरिया हो गया, डर्मेटाइटिस हो गया, क्या हाइपोगोनेडिज्म, ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म ये भी हो गया आपका, बट आपका पुअर विजन यही नहीं पाया जाता। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एक्सप्लेन। जिंक की कमी से आँखों में रोशनी की कमी नहीं होती है। जिंक की कमी से, अगर आपकी बॉडी में जिंक की कमी है तो ये आँखों में रोशनी के आपके प्रभाव पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं डालता है। जिंक की कमी से आँखों की रोशनी में कमी नहीं होती है, ठीक है। जिंक की कमी से प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर हो जाता है। जब आपके बॉडी पे जिंक की कमी हो जाती है तो आपका क्या होता है, जो आपका प्रतिरक्षा तंत्र है वो कमज़ोर हो जाता है, नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, ठीक है। यौन परिपक्वता तथा व्यवहार संबंधी असमानताओं से जुड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि चिड़चिड़ापन होता है, सुस्ती होना, डर्मेटाइटिस, डायरिया, हाइपोगोनेडिज्म आदि समस्याएं होती हैं। बट आपकी आँखों की रोशनी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अगर जिंक की बॉडी में कमी होती है तो आपके आँखों की रोशनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। बाकी जितने भी दिए गए हैं ऑप्शन में सभी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं अगर आपके बॉडी पे जिंक की कमी होती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।